सुल्तानपुर कोर्ट में पेश होंगे राहुल गांधी। प्रयागराज में इरफान सोलंकी की अपील पर सुनवाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज होगी सुनवाई। 7 साल की सजा रद्द करने की मांग। गाजियाबाद में महिला की हत्या का खुलासा। पूर्व प्रेमी ने की थी हत्या। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। मेरठ में 3 दिन से लापता किशोरी का शव मिलने से हड़कंप। परिजनों ने आरोप अपहरण के बाद गैंगरेप की हत्या की गई। फिरोजाबाद में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा। खड़े ट्रक से टकराई बस। 3 की मौत, 40 घायल। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ ज़ेबा अली। वक्त हो गया है आज की बड़ी खबरों का। 26 जुलाई को सुल्तानपुर कोर्ट में पेश होंगे राहुल गांधी। मानहानि मामले में सुल्तानपुर कोर्ट में पेश होंगे राहुल गांधी। गृह मंत्री अमित शाह पर की गई टिप्पणी के मामले में पेशी। राहुल ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान टिप्पणी की थी। बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने राहुल पर मानहानि का केस दर्ज कराया था। राहुल गांधी 26 जुलाई को सुबह 9 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे। लखनऊ से सड़क मार्ग से सुल्तानपुर जाएंगे राहुल गांधी। गृह मंत्री अमित शाह पर की गई टिप्पणी के मामले में होगी पेशी। राहुल कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान टिप्पणी की थी। बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने राहुल पर मानहानि का केस दर्ज कराया था। आपको बता दें, राहुल गांधी 26 जुलाई को सुबह 9 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे। लखनऊ से सड़क मार्ग से सुल्तानपुर जाएंगे राहुल गांधी। 26 जुलाई को सुल्तानपुर कोर्ट में पेश होंगे राहुल गांधी। मानहानि मामले में सुल्तानपुर कोर्ट में पेश होंगे राहुल गांधी। गृह मंत्री अमित शाह पर की गई टिप्पणी के मामले में पेशी। राहुल ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान टिप्पणी की थी। बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने राहुल पर मानहानि का केस दर्ज कराया था। राहुल गांधी 26 जुलाई को सुबह 9 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे। लखनऊ से सड़क मार्ग से सुल्तानपुर जाएंगे राहुल गांधी। 26 जुलाई को सुल्तानपुर कोर्ट में पेश होंगे राहुल गांधी। मानहानि मामले में सुल्तानपुर, आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह पर की गई टिप्पणी के मामले में पेशी। राहुल ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान टिप्पणी की थी। बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने राहुल पर मानहानि का केस दर्ज कराया था। राहुल गांधी 26 जुलाई को सुबह 9 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे। लखनऊ से सड़क मार्ग से सुल्तानपुर जाएंगे राहुल गांधी। 26 जुलाई को सुल्तानपुर कोर्ट में पेश होंगे राहुल गांधी। मानहानि मामले में सुल्तानपुर कोर्ट में पेश होंगे राहुल गांधी। गृह मंत्री अमित शाह पर की गई टिप्पणी के मामले में होगी पेशी। राहुल ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान टिप्पणी की थी। बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने राहुल पर मानहानि का केस दर्ज कराया था।
जी हाँ, राहुल गांधी 26 जुलाई को सुबह 9 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे। लखनऊ से सड़क मार्ग से सुल्तानपुर जाएंगे राहुल गांधी। 26 जुलाई को सुल्तानपुर कोर्ट में पेश होंगे राहुल गांधी। मानहानि मामले में होगी पेशी। गृह मंत्री अमित शाह पर की गई टिप्पणी के मामले में पेशी। राहुल ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान टिप्पणी की थी। बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने राहुल पर मानहानि का केस दर्ज कराया था। खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता राजेश यादव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जी राजेश जी, 26 जुलाई यानी ये सुल्तानपुर कोर्ट में पेश होंगे राहुल गांधी। क्या है पूरा मामला? देखिए, अगर बात की जाए राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी को अगर बात की जाए तो सुल्तानपुर कोर्ट से उनको एमपी एमएलए कोर्ट से उनको सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद उनको वहां से बेल होने के बाद उसके बाद राहुल गांधी को फिर से उनको पेशी पे पेश होना था, जिसमें 26 जुलाई को उनको मानहानि का मुकदमा लगा था, जिसपे 26 जुलाई को उनको देखा जाए तो सुल्तानपुर की कोर्ट में उनको पेश होना है। दूसरी चीज आपको बता दें कि जो कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने टिप्पणी की थी अमित शाह के ऊपर, जाहिर सी बात है उसी को लेकर सुल्तानपुर के बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने उन पर मानहानि का मुकदमा किया था, जो एमपी एमएलए कोर्ट सुल्तानपुर में मुकदमा किया था, जिसके बाद राहुल गांधी को वहां पर सजा दी गई थी। लेकिन वहां पर सजा के दौरान उनको तुरंत बेल मिल गई थी, और बेल मिलने के बाद उनका मुकदमा ट्रायल वहां पे सुल्तानपुर की कोर्ट में चल रहा है, जिसमें राहुल गांधी को 26 जुलाई को पेश होना है। 26 जुलाई को उनकी एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी होनी है। राजेश, क्या लगता है सुल्तानपुर कोर्ट में और क्या कुछ कार्रवाई राहुल गांधी पर हो सकती है? क्या कुछ फैसले हो सकते हैं? देखिए, अगर बात करें राहुल गांधी के फैसले की, तभी सुल्तानपुर में जो उनकी पेशी होनी है 26 जुलाई को, तो अभी उस पर कोई फैसला नहीं आने वाला, क्योंकि ट्रायल कोर्ट चल रहा है। ट्रायल कोर्ट में अभी इतनी जल्दबाजी नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से ट्रायल कोर्ट चल रहा है, ट्रायल कोर्ट में टाइम लगता है, तो टाइम लगने के दौरान अभी लगता है कि मानहानि का जो मुकदमा है उसमें अभी टाइम लगेगा, वक्त लगेगा भी। लेकिन वक्त लगने के साथ साथ में उनकी पेशी जो है 26 जुलाई को, पेशी पर उनको पहुंचना है किसी भी कीमत पे, क्योंकि कई बार वो पेशी पर नहीं पहुंचे, जिसके बाद उनको एनडीडब्ल्यू वारंट भी कटने वाला था। लेकिन कि उन्होंने जो मेडिकल दिया था, मेडिकल की वजह से उनका एनडीडब्ल्यू वारंट रोक दिया गया, जिसके बाद राहुल गांधी 26 जुलाई को सुल्तानपुर कोर्ट में उनको पहुंचना अनिवार्य है। और अगर बात करें तो दिल्ली से वो लखनऊ पहुंचेंगे। लखनऊ एयरपोर्ट से वो बाई कार सुल्तानपुर पहुंचेंगे, सुल्तानपुर कोर्ट में पहुंचेंगे, एमपी एमएलए कोर्ट में 26 जुलाई को उनकी सुनवाई होगी। जी, बात करें अगर राहुल गांधी की, जो उन्होंने बयान दिया था, उस बयान पर उनकी क्या कुछ जो बयान है वो सामने आए थे? देखिए, चुनाव के दौरान जो भी नेता है, राजनेता है, उनका एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करते रहते हैं, तंज करते रहते हैं। तो उसी में राहुल गांधी ने भी कर्नाटक चुनाव के दौरान गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर तंज कसा था, उनपे विवादित बयान दिया था। तो कहीं न कहीं देखा जाए उसी को लेकर सुल्तानपुर में विजय मिश्रा, बीजेपी के नेता जो है विजय मिश्रा, उन्होंने सुल्तानपुर कोर्ट में मानहानि का मुकदमा किया था। मानहानि का मुकदमा एमपी एमएलए कोर्ट में किया था, तो एमपी एमएलए कोर्ट ने। जी राजेश कुमार यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर जुड़ने के लिए। इरफान सोलंकी की अपील पर सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज होगी। सुनवाई 7 साल की सजा रद्द करने की मांग की है। जी हां, आपको बता रहे हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। 7 साल की सजा रद्द करने की जो मांग है उस पर सुनवाई कहीं ना कहीं यहाँ पर होगी। और प्रयागराज आपको बता रहे हैं कि इरफान सोलंकी की अपील पर सुनवाई होगी।
जी हाँ, 7 साल की सजा रद्द करने की मांग की यहाँ पर सुनवाई होनी है। आपको बता दें, प्रयागराज इरफान सोलंकी की अपील पर सुनवाई होनी है। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी। देखना ये होगा कि क्या कुछ हाई कोर्ट की तरफ से फैसले आते हैं, क्या कुछ चर्चा होती है। 7 साल की सजा रद्द करने की यहाँ पर जो मांग थी वो की गई थी। आपको बता दें, प्रयागराज इरफान सोलंकी की अपील पर सुनवाई होनी है। जी हाँ, प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इरफान सोलंकी की अपील पर सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज होगी। 7 साल की सजा रद्द करने की मांग की गई थी। लखनऊ एलडीए सचिव करेंगे लाल निशान लगाने की जांच। जी हां, पंतनगर, खुर्रम नगर, अबरार नगर, इंद्रप्रस्थ में जांच। एलडीए सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी जांच। किन परिस्थितियों में आखिर लगाए गए लाल निशान, उसकी होगी जांच। आपको बता दें, सर्वे के बाद चिन्हित इलाकों में लगाए गए थे लाल निशान। सीएम ने जवाबदेही तय करने के दिए थे निर्देश। जी आपको बता दें, सर्वे के बाद चिन्हित हुए थे जो एरिये, उनकी जांच की गई थी और जांच करने के बाद लाल निशान लगाए गए थे। आपको बता दें, एलडीए सचिव अब करेंगे लाल निशान और इसकी कमेटी भी बनाएगी। पंतनगर, खुर्रम नगर, अबरार नगर, इंद्रप्रस्थ में ये जांच होनी है। एलडीए सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी जांच। जी हाँ सर, सीएम ने जवाबदेही तय करने के लिए दिए थे ये निर्देश। आपको बता दें, लखनऊ एलडीए सचिव करेंगे लाल निशान लगाने की जांच। किन परिस्थितियों में लगाए गए थे ये लाल निशान, अब उसकी जांच की जाएगी। आपको बता दें, पंतनगर, खुर्रम नगर, अबरार नगर और इंद्रप्रस्थ नगर के मकानों में लाल निशान लगाने के मामले की जांच अब एलडीए सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने इसका आदेश जारी किया। आपको बता दें, सचिव विवेक कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में कमेटी बना दी गई है। कमेटी में अपर सचिव, संयुक्त सचिव के अलावा इंजीनियरों को भी रखा गया है। कमेटी इस बात की जांच करेगी कि किन परिस्थितियों में लोगों के मकानों में लाल निशान लगाने के मामले के वीडियो की रिकॉर्डिंग भी मांगी गई थी। एलडीए तथा सिंचाई विभाग ने पंतनगर, खुर्रम नगर, अबरार नगर, इंद्रप्रस्थ नगर सहित कई मोहल्ले के मकानों में सर्वे के बाद लाल निशान लगा दिए थे। आपको बता दें, कुकरेल नदी से 50 मीटर की दूरी तक निशान लगाए गए थे। इससे बड़े पैमाने पर लोगों के मकानों के ध्वस्त होने का खतरा पैदा हो गया था। लोगों ने इसको लेकर आंदोलन शुरू कर दिया था और धरना प्रदर्शन भी चला। वहीं अब ये फिर से खबर सामने आ रही है, जहां पर किन परिस्थितियों में ये लाल निशान लगाए गए हैं, इसकी जांच होगी। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता मोहम्मद कलीम हमारे साथ जुड़ गए। जी, ये अबरार नगर, खुर्रम नगर को लेकर के फिर से ये नई खबर सामने आई है। लाल निशान जो लगे थे उसकी जांच होगी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरीके से अगर बात की जाए अबरार नगर, पंतनगर और श्रीपत नगर की अगर बात की जाए, जिस तरीके से मामले को लेकर के लाल निशान लगाए गए थे, लाल निशान को लेकर के लोगों में जो एक भय का माहौल हुआ था कि उनके जो मकान है उनको ध्वस्तीकरण कर दिया जाएगा। और इन सभी मामलों को लेकर के अगर वहां की बात की जाए, जो लगातार विरोध देखने को मिल रहा था, प्रदर्शन देखने को मिल रहा था, उस दौरान जो वहां पर जो बच्चे थे, बच्चे भी लगातार प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए थे। लेकिन एकाएक जब इस मामले को लेकर के मामला हाई प्रोफाइल हुआ लगातार, और इस बीच जो मुख्यमंत्री की अगर बात की जाए, उन्होंने इस मामले का संज्ञान लिया था और संज्ञान लेने के बाद
जैसे ही जो मुलाकात करवाई गई थी, मुलाकात के बाद इस मामले को लेकर के साफ तौर से ये कहा जा रहा है कि जब मुख्यमंत्री ने जब इस मामले को लेकर के आदेश दिया कि वो जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई थी वो नहीं की जाएगी, तो उन सभी मामलों के बाद से अब इस मामले को लेकर के पूरी तरीके से रोक दिया गया। और रोकने के बाद अब एक बार तो इस मामले को लेकर के जो जांच की बात कही गई थी, उन जांच का दायरा भी है वो भी अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस मामले की जांच अब जो एलडीए सचिव है उनको सौंपी गई है फिलहाल। क्या लगता है इन जांच में अगर सभी परिस्थितियां अगर एक्टिव मोड में या पॉजिटिव वे में पाई जाती हैं तो क्या इन जो मकानों पर निशान लगे उनका तोड़ा जाएगा? क्या हो सकता है इस पर फैसला? देखिए फिलहाल जिस तरीके से अगर बात की जाए, जो अकबर नगर की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई थी उसके बाद यहाँ पर जो उसका दायरा था 50 मीटर, वो 50 मीटर का दायरा पूरा नापा गया था। लेकिन अब जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो उन्होंने 35 मीटर के दायरे में इस नदी को कहा है कि जो 35 मीटर का दायरा है उस मीटर के दायरे के अंदर ही वो नदी का बहाव है वो रहेगा, और उसके अधीन जो मकान आएंगे उनको जो है ध्वस्तीकरण किया जाएगा। लेकिन अगर उसके अधीन 35 मीटर से ज्यादा का दायरा है, यानी कि जो 50 मीटर का दायरा ना तो जो लाल निशान लगाए गए थे उन मकानों को नहीं तोड़ा जाएगा। तो इन सभी मामलों को लेकर के फिलहाल अब जो जांच है वो जांच भी सौंप दी गई है, और जांच में ये देखा जा रहा है कि आखिर किन परिस्थितियों में उन मकानों पर लाल निशान लगाए गए थे और उसके पीछे वजह क्या रही है। इन सभी मामलों की अब तफ्तीश शुरू हो चुकी है, और तफ्तीश के बाद जो भी इसमें रिपोर्ट आएगी उसके बाद जो अधिकारी हैं जो लापरवाहियां रही है उनके खिलाफ भी कहीं ना कहीं कार्रवाई देखी जा सकती है। जी, मोहम्मद कलीम जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जुड़ने के लिए हमारे साथ। अगली खबर मेरठ से है, जहां पर 3 दिन से लापता किशोरी का शव मिलने से हड़कंप मच गया और अपहरण के बाद गैंगरेप कर हत्या की गई। आपको बता दें, परिजन पहचान छुपाने के लिए शव के चेहरे पर उन्होंने बताया जिस तरह कि शव को का चेहरा छुपाने के लिए तेजाब भी डाला गया, गर्दन भी काटी गई। मासूम किशोरी की निर्मम हत्या का यहां पर मामला सामने आया। आपको बता दें, इस मामले में मुकदमा दर्ज कर 3 दिन से तलाश नहीं कर पाई थी पुलिस। गांव के ही युवकों पर अपहरण गैंगरेप का आरोप था। पुलिस ने किशोरी का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना सरदना क्षेत्र के एक गांव का ये पूरा मामला सामने आया। जी आप बता दें, थाना सरदना क्षेत्र के गांव का पूरा मामला है, जहां पर एक किशोरी की मासूम बच्ची की हत्या का मामला सामने आया है, जिसके चेहरे पर तेजाब डाला गया और उसके बाद गर्दन भी काटी गई। आपको बता दें, पहचान छुपाने के लिए शव के चेहरे पर तेजाब डाला गया। जहां खबर मेरठ से है, जहां से 3 दिन से लापता किशोरी का शव मिलने से लोगों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें, अपहरण के बाद गैंगरेप कर हत्या की गई। परिजनों का ऐसा कहना है। आपको बता दें, परिजनों ने अपने बयान में ये भी बताया कि पहचान छुपाने के लिए शव के चेहरे पर तेजाब डालकर गर्दन काट दी गई। मासूम किशोरी की निर्मम हत्या हुई है। आपको बता दें, इस हत्या में मुकदमा दर्ज कर 3 दिन से तलाश नहीं कर पाई थी पुलिस। गांव के ही युवकों पर अपहरण गैंगरेप का आरोप लगा है। पुलिस ने किशोरी का शव पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल भेज दिया है। थाना सरदना क्षेत्र के एक गाँव का पूरा मामला है ये। जी आपको बता दें, इस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है, जहां पर गांव के ही युवकों पर अपहरण और गैंगरेप का आरोप लगा है। आपको बता दें, 3 दिन से बच्ची लापता थी, जिसका शव मिलने से गांव वालों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि अपहरण के बाद गैंगरेप कर हत्या की गई। पहचान छुपाने के लिए शव के चेहरे पर तेजाब डाला गया और उसके बाद गर्दन काट दी गई। मासूम किशोरी की निर्मम हत्या का मामला सामने आया।
गाजियाबाद के थाना विजयनगर पुलिस ने अपहरण के बाद हुई महिला पूजा की हत्या का खुलासा कर दिया। वहीं पुलिस अभी महिला के शव को बरामद करने में जुटी हुई है। पुलिस ने इस संबंध में महिला के दूसरे पति और पूर्व प्रेमी आलम को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी नगर राजेश कुमार ने बताया कि पूजा सम्राट चौक पर किराए के मकान में रहती थी और उसके पहले पति से उसका तलाक हो चुका था। उसके बाद उसने पूर्व प्रेमी आलम से निकाह कर लिया था। आलम भी पहले से शादीशुदा था और पूजा आलम पर पहली पत्नी को छोड़ने का दबाव बना रही थी। इससे परेशान होकर आलम ने पूजा की हत्या कर दी। मामला का आज खुलासा थाना विजयनगर पुलिस ने किया है। एक महिला थी जो पहले उसकी गुमशुदगी लिखी गई थी, फिर उसमें शंका व्यक्त की गई कि ये इसको मार दिया गया है। तत्काल अभियोग दर्ज किया गया और उसमें जो संदेही अभियुक्त था, जब उसको कब्जे में लेकर कड़ाई से पूछताछ की गई तो पूरा उसने उसकी हत्या करने की कहानी बताया है। और उसकी निशानदेही पे जो डेड बॉडी है उसकी अभी तलाश की जा रही है। डेड बॉडी अभी रिकवर नहीं हुई है। जो अभियुक्त है उसका कहना है कि उससे 5 साल पहले से प्रेम संबंध थे, फिर उससे शादी कर लिया था और वो ऑलरेडी शादीशुदा है। और जो महिला थी वो भी शादीशुदा थी, बच्चे भी हैं उसके। वो बार बार दबाव बनाती थी कि तुम अपने पहली वाली पत्नी को छोड़ दो, मेरे साथ रहो। इसी से तंग आकर उसने उसकी हत्या किया था। और जी हाँ, खबर आपको बता रहे हैं गाजियाबाद से, जहां पर थाना विजयनगर पुलिस ने अपहरण के बाद महिला पूजा की हत्या का खुलासा कर दिया। वहीं पुलिस अभी महिला के शव को बरामद करने में जुटी हुई है। पुलिस ने इस संबंध में महिला के दूसरे पति और पूर्व प्रेमी आलम को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी नगर राजेश कुमार ने बताया कि पूजा सम्राट चौक पर किराए के मकान में रहती थी और उसके पहले पति से उसका तलाक हो चुका था। उसके बाद उसने पूर्व प्रेमी आलम से निकाह कर लिया था। आलम भी पहले से शादीशुदा था और पूजा आलम पर पहली पत्नी को छोड़ने का दबाव बना रही थी। इससे परेशान होकर आलम ने पूजा की हत्या कर दी। जी हाँ, यहाँ पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं महिला की हत्या का खुलासा भी सामने आया। पूर्व प्रेमी ने ही की थी हत्या, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी भी हुई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। यहां पर महिला की हत्या का खुलासा हुआ था। बड़ी खबर आपको बता रहे गाजियाबाद से। जी हाँ, यहाँ पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यहाँ पर महिला की हत्या का खुलासा हुआ। बता दें, गाजियाबाद के थाना विजयनगर पुलिस ने अपहरण के बाद महिला पूजा की हत्या का खुलासा कर दिया है। वहीं पुलिस अभी महिला के शव को बरामद करने में जुटी हुई है। जी हां, पुलिस ने इस संबंध में महिला के दूसरे पति और पूर्व प्रेमी आलम को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों से ही पूजा के बारे में पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। आपको बता दें, डीसीपी नगर राजेश कुमार ने बताया कि पूजा सम्राट चौक पर किराए के मकान में रहती थी और उसके पहले पति से उसका तलाक हो चुका था। इसी संबंध में ही पति और प्रेमी दोनों को ही पुलिस ने बहरहाल गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। आपको बता दें, पूर्व प्रेमी आलम से निकाह कर लिया था पूजा ने। उसके बाद आलम भी पहले से ही शादीशुदा था और पूजा आलम पर पहली पत्नी को छोड़ने का दबाव बना रही थी। इससे परेशान होकर आलम ने पूजा की हत्या कर दी। खबर पर आगे जुड़ने के लिए संवाददाता अंकित गोस्वामी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी, गाजियाबाद का ये अपहरण और उसके बाद हत्या का मामला सामने आया, क्या कहेंगे? मैम, गाजियाबाद में जो अपहरण के बाद हत्या की गई, इसमें बताया गया है कि जो महिला थी पूजा, उसका पहले अपहरण किया गया। उसके बाद उसके प्रेमी ने ही उसकी हत्या कर दी। हत्या की वजह ये है कि जो प्रेमी था उसकी पहले से शादी हो चुकी थी और जो महिला है और वो उसको परेशान कर रही थी कि वो मेरे साथ रहे। और उसके बाद महिला जो उसको परेशान करने लगी तो उसने उस महिला को बुलाया और एक गाजियाबाद की
गंगनहर में उसकी हत्या कर दी। जी, महिला का शव अभी पुलिस को बरामद नहीं हो पाया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? महिला की जो शव है, जो उसने हत्यारे ने बताया कि महिला को बुलाकर उसने उसकी चुन्नी से गला घोंट के हत्या कर दी और उसके बाद सबको गंगा नहर में फेंक दिया। वहीं पुलिस इसकी जांच कर रही है और सबको ढूंढने की कोशिश कर रही है और सब अभी बरामद नहीं हो पाया है। जी, जो महिला के दूसरे पति और पूर्व प्रेमी आलम दोनों को ही यहाँ पर गिरफ्तारी हुई है, उन दोनों की तरफ से अभी तक क्या कुछ बयान आए हैं, इस पर नजर डालें। ये जो महिला के पहले पति थे उससे उसका तलाक हो चुका था और जो उसका जो हत्यारा है उसकी पत्नी और उसके बच्चे अभी उसकी मतलब उसकी वो कर रहे हैं पैरवी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, आपको बता दें गाजियाबाद का मामला सामने आया जहां पर प्रेम प्रसंग का मामला है। पूर्व प्रेमी ने की थी यहां पर महिला की हत्या, जिसका खुलासा पुलिस द्वारा किया गया है। पुलिस ने आरोपी को यहां पर गिरफ्तार कर लिया है। अलीगढ़ के बन्ना देवी थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थिति में घायल युवती को लेकर जा रहे 2 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों संदिग्ध आरोपी युवती को घायल अवस्था में चादर में लपेट कर ले जा रहे थे। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस उनके पीछे लग गई। लोधा और गभाना थाने की पुलिस ने दोनों संदिग्धों का पीछा किया और उन्हें जेडी अस्पताल के पास दबोच लिया, जिसके बाद आरोपियों ने पुलिस को बताया कि युवती मकान के तीसरी मंजिल से फिसल कर गिर गई और वो उसे अस्पताल लेकर जा रहे थे। पुलिस ने घायल युवती को JN मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया और दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही। पुलिस की पूछताछ में सामने यह आया कि युवती कासगंज की रहने वाली है और वो फौजी के ही मकान में रह रही थी। वहीं लोगों ने युवती के साथ दुष्कर्म की आशंका भी जताई है, जिसके बाद पुलिस ने उसके इलाज के साथ ही मेडिकल परीक्षण कराने की तैयारी भी कर ली है। जी, आपको बता दें यहाँ पर पुलिस को ये मामला संदिग्ध लग रहा है, जिस पर आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट चुकी है। दोनों आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है, जो चादर में लपेट के इस युवती को ले जा रहे थे। आपको बता दें दोनों आरोपियों से पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है। लहूलुहान युवती को ले जा रहे थे जो 2 युवक, वो यहाँ पर गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस को ये मामला संदिग्ध लग रहा है, इसीलिए कहीं ना कहीं मेडिकल परीक्षण की भी जांच की जा रही है, भेज दिया गया है और लहूलुहान युवती को ले जा रहे दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरा मामला अलीगढ़ का ये सामने आया, जहां पर लहूलुहान युवती को चादर में लपेटकर 2 युवक ले जा रहे थे, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले की आगे जांच की जा रही है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए नितेश हमारे साथ जुड़ गए हैं अलीगढ़ से। नितेश, क्या है पूरा मामला? ऐसे इस तरह से युवती को चादर में लपेटकर जो 2 युवक ले जा रहे थे, क्या है इस पूरे मामले की वजह? देखिए, ये पूरा मामला थाना बन्ना देवी क्षेत्र का है और मैं आपको बता दूं, अगर परिजनों की जानकारों की अगर बताएंगे तो 2 युवक, जो एक अध्यापक है और एक फौजी है, उसको गाड़ी पर बैठा के गंभीर हालत में कच्ची सड़क पर ले जा रहे थे। यहाँ पर ग्रामीणों ने उनका पीछा किया और उन्हें पकड़ लिया, जिसमें से एक व्यक्ति भाग निकला, एक व्यक्ति हाथ में आ गया जो था फौजी। और ये भी बताया जा रहा है कि युवती छत से गिरी है, इस तरीके की बात कही जा रही है, लेकिन कुछ और बात निकल के आ रही है ग्रामीणों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि युवती के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया है। लेकिन अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस भी अभी इस बात को साबित नहीं कर पा रही है।
और पुलिस कह रही है अभी इसकी जांच होगी, उसके बाद इस पे निष्कर्ष निकलेगा। इस तरीके की बात निकल कर आ रही है इस केस में। नितेश, यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि जो दो युवक उस युवती को चादर में लपेट कर ले जा रहे थे, तो वो उसके क्या कोई परिजन है या उसके साथ अगर कुछ अपराध हुआ है तो क्या वो वही युवक थे? देखिए, दो युवक थे, उसमें एक शिक्षित था और एक फौजी था, लेकिन वो दोनों जो उनके परिजन नहीं थे। और सही बात कही जाए तो ये केस एक पेचीदा केस बना हुआ है, अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है। युवती की हालत इतनी गंभीर है और उसको ये भी बताया जा रहा है उसको 3 मंजिल की छत से नीचे गिरी है, जिसमें उसके दोनों हाथों की हड्डियां भी टूट चुकी हैं। इस तरीके की बात निकल कर आ रही है, लेकिन कुछ ग्रामीणों द्वारा या वहां के स्थानीय लोगों द्वारा आरोप लगाकर ये बताया जा रहा है कि इसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया है। प्रशासन इसकी जांच कर रही है और जांच के बाद ही पता लगेगा युवती क्या मामला है और क्या इसमें निर्णय लेगी पुलिस। जी, युवती कह सकते हैं इस मामले में कि जब तक युवती अपने होश में नहीं आ जाती, हालत ठीक होने के बाद ही कुछ बयान देगी, उसके बाद कुछ पता चलेगा। प्रशासन अपनी कार्रवाई में लगा हुआ है, युवती का उपचार चल रहा है। युवती जैसी होश में आती है उसके बयान लिए जाएंगे, उसके आधार पर केस दर्ज किया जाएगा और मामले में कार्रवाई की जाएगी। जी, नितेश महेश्वरी जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, इस खबर पर आपको बता दें, अलीगढ़ से खबर सामने आई थी जहां पर दो युवक संदिग्ध हालत में यहां पर महिला को चादर में लपेट के ले जाते दिखे, जहां पर शक के बिहाफ पर यहां पे पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और महिला को अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। जी हाँ, आपको बता दें, पुलिस को ये मामला संदिग्ध लग रहा है और पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। वहीं लहूलुहान युवती को ये जो युवक दोनों ले जा रहे थे उनको फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस को मामला कहीं ना कहीं संदिग्ध लग रहा है, इसलिए दोनों युवकों को गिरफ्तार कर पूछताछ जारी है। वहीं युवती को इस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरा मामला अलीगढ़ का है। जी, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें, दिल्ली 27 जुलाई को होगी नीति आयोग की बैठक। बैठक का विरोध कर रहे विपक्ष के नेता। बैठक में ममता बनर्जी हो सकती हैं शामिल, बड़ा बयान आया ममता को लेकर सामने। बजट को लेकर विरोध कर रहे हैं विपक्षी नेता। दिल्ली 27 जुलाई को होगी नीति आयोग की बैठक। बैठक का विरोध कर रहे हैं विपक्ष के नेता। बैठक में ममता बनर्जी हो सकती है शामिल, ममता ने दी है इस बात की मंजूरी। बजट को लेकर विरोध कर रहे हैं विपक्षी नेता। जी, आपको बता दें, 27 जुलाई को होगी नीति आयोग की बैठक, जिसकी अध्यक्षता करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। बैठक का विरोध कर रहे हैं विपक्ष के नेता। बैठक में ममता बनर्जी हो सकती हैं शामिल। आपको बता दें, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को मोदी 3 दशमलवों का पहला बजट पेश किया, जिसे कई मायनों में भारत के लिए प्रभावशाली बताया गया। लेकिन इस बजट को लेकर विपक्ष की आनाकानी तेज हो गई और विपक्ष इस बजट का लगातार रूप से बहिष्कार कर रहे। इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने आम बजट 2024-25 को भेदभावपूर्ण बताया है। इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने आम बजट 2024 पर पूरी तरह से विरोध जताने का दावा करते हुए नीति आयोग के बैठक में शामिल होने से साफ मना कर दिया।
नीति आयोग की बैठक 27 जुलाई को होनी है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। आपको बता दें, बजट के पेश होने के बाद विपक्ष लगातार रूप से इसे सरकार बचाने वाला बजट बता रही। इसके साथ ही विपक्षी मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इस महीने की 27 तारीख को होने वाली नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का ऐलान किया। बात अगर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की करें तो बैठक में शामिल होकर केंद्र सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराएंगी, लेकिन तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, पंजाब समेत विपक्ष शासित सभी राज्य के सीएम ने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का फैसला किया है। उनका आरोप है कि आम बजट में गैर एनडीए शासित राज्यों की अनदेखी की गई। इसी वजह से वो इस बजट के विरोध में इस बैठक का बहिष्कार करेंगे। बता दें, बजट पेश होने के बाद विपक्ष एक अलग सुर अलाप रहा है। जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव केंद्र सरकार के इस बजट पर लगातार टिप्पणी कर रहे, तो वहीं दूसरी तरफ बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने नीति आयोग की बैठक में शामिल होने की हामी भर दी है, जिससे साफ तौर पर पता चल रहा है कि विपक्षी नेता अब एक राह पर नहीं चल रहे। नीति आयोग की बैठक की बात करें तो कांग्रेस के 3 मुख्यमंत्री समेत विपक्षी दलों के 4 मुख्यमंत्री 27 जुलाई को नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करेंगे। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए राजेश यादव लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी राजेश, जिस तरह से विपक्ष लगातार बजट जो पेश हुआ है उसके आने के बाद विरोध कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर बात किया जाए अभी जिस तरीके से विपक्ष लगातार बजट का विरोध कर रहा था, उसके अलावा विपक्ष लगातार ये भी कह रहा है कि बजट जो है, जो सरकार ने आम बजट पेश किया है, लोक लुभावना बजट है, वहीं अब जो है केंद्र सरकार नीति आयोग की बैठक करने जा रही है। लेकिन अब बैठक में विपक्ष के सभी दलों के विपक्ष के सभी मुख्यमंत्रियों को दिल्ली बैठक में बुलाया गया है, नीति आयोग की जो बैठक होगी। लेकिन बैठक में सबसे बड़ी बात यह है कि बैठक में कौन कौन शामिल होगा। तो आपको बता दें कि बैठक में अभी टीएमसी जो सुप्रीमो है ममता बनर्जी बैठक में शामिल हो सकती है। अभी 2 दिन पहले अखिलेश यादव उनसे बंगाल जाकर टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी से मुलाकात भी किए थे। वहां पे ममता बनर्जी की रैली में शामिल भी हुए थे। लेकिन कहीं कहीं अगर देखा जाए तो जो कांग्रेस कहीं कहीं देखा जाए, कांग्रेस इसका बहिष्कार करने जा रही है। नीति आयोग की जो बैठक हो रही है, कांग्रेस उसमें शामिल नहीं होगी। कांग्रेस के साथ साथ मैं बता दें कि कांग्रेस की सरकार जिन प्रदेशों में है, उन प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी इस नीति आयोग की बैठक में नहीं शामिल होंगे। उसके अलावा आपको बता दें कि अखिलेश यादव भी इसमें शामिल नहीं होने वाले हैं। कि और दूसरी चीज आपको बता दें कि वहीं ममता बनर्जी की तरफ से जो बयान आया है, कहीं कहीं देखा जाए तो ममता बनर्जी इस नीति आयोग की बैठक में शामिल हो रही है। तो कहीं कहीं देखा जाए जिस तरीके से विपक्ष में भी एकजुटता नहीं दिखाई दे रही, कहीं कहीं विपक्ष के ऊपर एक सवाल खड़ा पैदा हो रहा है। दूसरी तरफ वहीं अगर बात की जाए सरकार भी बीजेपी भी इस पर निशाना साध रही है। निशाना साधने से चूक नहीं रही है, क्योंकि विपक्ष जिस तरीके से लामबंद था, कहीं कहीं देखा जाए तो विपक्ष भी एकजुटता में विपक्ष में एकजुटता नहीं दिखाई दे रही है। तो उसको लेकर बीजेपी भी निशाना साध रही है। दूसरी तरफ राजेश, विपक्ष लगातार जिस तरह से उनका यह आरोप है कि ये जो बजट आया है वो सरकार बचाने वाला बजट है, इस बात से कितना सहमत है आप? बिल्कुल, जिस तरीके का बजट आया है तो कहीं कहीं देखा जाए, चाहे अगर बात करें अखिलेश यादव या सपा सुप्रीमो की या सांसद डिम्पल यादव की, उसके साथ साथ मैं आपको बता दें कि राहुल गांधी या हो या टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी हो, तो जितने भी विपक्ष के नेता हैं, सारे नेताओं ने इस बजट का विरोध किया। इस बजट को लोक भावना बजट बताया है। उसके अलावा विपक्ष जो है बताया है कि बजट को कि ना तो ये किसानों के हित में है, ना महिलाओं के हित में है, ना ही बेरोजगारों के हित में है। तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से बेरोजगारी और महंगाई बढ़ रही है, कहीं कहीं देखा जाए यहाँ विपक्ष ने यहाँ तक कह दिया कि महंगाई पर बजट में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया, गरीबों पर, क्योंकि महंगाई चरम सीमा पर रहे और महंगाई की मार से गरीब जनता जो है, गरीब जनता की बिल्कुल। तो कुल मिला जुला के अगर देखा जाए तो जिस तरीके से
विपक्ष लगातार हमलावर है सरकार के ऊपर, सरकार के बजट के ऊपर, तो कहीं न कहीं बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। दूसरी चीज आपको बता दें कि अब बजट पास होने के बाद, कल बजट पास हुआ और फिर 27 जुलाई को नीति आयोग की बैठक होनी है। तो बैठक में विपक्ष जो है, कहीं न कहीं देखा जाए तो बैठक में विपक्ष जो है वो दरकिनार करना चाह रहा है। विपक्ष जो है बैठक में राजेश यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर अपडेट्स के लिए। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर जो सामने आ रही है, बीजेपी विधायकों ने सीएम योगी से मुलाकात की है। सीएम योगी आदित्यनाथ से जुड़ी बड़ी खबर आई सामने। बीजेपी विधायकों ने अधिकारियों की शिकायत की है। एमएलए का अधिकारियों पर काम नहीं करने का आरोप यहां पर सामने आया। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी विधायकों ने सीएम योगी से मुलाकात की है। बीजेपी विधायकों ने की अधिकारियों की शिकायत। एमएलए का अधिकारियों पर काम नहीं करने का आरोप यहां पर लगाए। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई। बीजेपी विधायकों ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। गोंडा आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई आई सामने। अवैध रूप से चल रही शराब की भट्टियां हुई नष्ट। 100 लीटर कच्ची शराब और 2000 किलो लहन भी नष्ट। आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई आई सामने। मौके से 2 महिलाएं गिरफ्तार हुई। गोंडा आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई आई सामने। अवैध रूप से चल रही शराब की भट्टियां नष्ट। दिल्ली सीएम केजरीवाल आज कोर्ट में होंगे पेश। कथित शराब घोटाले मामले में होगी पेशी। सीएम केजरीवाल को लेकर आई बड़ी खबर सामने। सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत आज हो रही है खत्म। वीडियो कॉल के माध्यम से पेश हो सकते हैं केजरीवाल। जी हां, दिल्ली सीएम केजरीवाल आज कोर्ट में होंगे पेश। कथित शराब घोटाले मामले में होगी पेशी। सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत आज से हो रही खत्म। वीडियो कॉल के माध्यम से पेश हो सकते हैं केजरीवाल। जी हां, बड़ी खबर दिल्ली से बता दें, सीएम केजरीवाल आज कोर्ट में होंगे पेश। कथित शराब घोटाले मामले में होगी पेशी। सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत आज हो रही खत्म। वीडियो कॉल के माध्यम से पेश हो सकते हैं केजरीवाल। कथित शराब घोटाले मामले में होगी पेशी। सीएम केजरीवाल से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आई सामने। फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के लिए संवाददाता राजेश। एक बार फिर से जी राजेश, दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सीएम केजरीवाल को लेकर जो सामने आ रही, क्या कहेंगे? केजरीवाल को अगर बात की जाए तो केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। और जो शराब नीति घोटाला हुआ था, उस घोटाले को लेकर सीएम केजरीवाल को न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। तो जाहिर सी बात है कि वीडियो कॉल के माध्यम से आज केजरीवाल की आज पेशी होगी और पेशी होने के बाद सीएम केजरीवाल आज
कोर्ट में पेश होने जा रहे हैं। और उसके अलावा आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार, चाहे केजरीवाल की बात करें, चाहे आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं की बात करें, उन नेताओं पर और अरविंद केजरीवाल पर लगातार सरकार से कोर्ट की गाज गिर रही है। तो कहीं कहीं देखा जाए कि आम आदमी पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं है। दूसरी चीज आपको बता दें कि वीडियो कॉल के माध्यम से केजरीवाल को आज पेश किया जाएगा कोर्ट में। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा गया है, आज उनको कोर्ट के समक्ष आज उनको पेश किया जाएगा और पेश होने के बाद आज सुनवाई होगी। जिस तरह से केजरीवाल की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है, तो कहीं ना कहीं क्या इससे कुछ उनको राहत मिल सकती है आगे? देखिए, अगर बात करें राहत मिलने की, तो केजरीवाल पर अभी राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है। चाहे अगर बात करें रावजवन्य कोर्ट की बात करें, या हाई कोर्ट की बात करें, या सुप्रीम कोर्ट की बात करें, किसी कोर्ट से भी अभी अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिल पाई है। क्योंकि जिस तरीके से ईडी में उनको एक बार हाई कोर्ट से उनको बेल मिल गई थी, लेकिन फिर उसके बाद सीबीआई ने पेश किया था, दस्तावेज पेश किए थे, तो सीबीआई की वजह से उनको फिर से तिहाड़ जेल में ही रात काटनी पड़ी और तिहाड़ जेल में ही उनको रहना पड़ा। लेकिन अब एक बार फिर से उनकी न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है। अब तो देखने वाली बात होगी कि उनकी न्यायिक हिरासत और बढ़ाई जाती है या उनको फिर से बेल दी जाती है। जी राजेश कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सभी अपडेट्स के लिए। जी आपको बता दें, दिल्ली सीएम केजरीवाल आज कोर्ट में होंगे पेश। लखनऊ एलडीए सचिव करेंगे लाल निशान लगाने की जांच। पंतनगर, खुर्रम नगर, अबरार नगर, इंद्रप्रस्थ में होगी ये जांच। एलडीए सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी जांच। किन परिस्थितियों में लगाए गए थे लाल निशान, उसकी अब होगी जांच। सर्वे के बाद चिन्हित इलाकों में लगाए गए थे लाल निशान। महाराष्ट्र भारी बारिश बनी लोगों के लिए आफत। मुंबई के कई इलाकों में भारी बारिश हुई। हर जगह जल भराव की स्थिति से लोग हुए परेशान। महाराष्ट्र भारी बारिश बन गई है लोगों के लिए आफत। आने जाने में लोगों को हो रही है दिक्कत, हर जगह पानी भरा। मुंबई के कई इलाकों में भारी बारिश हुई। दिल्ली दौरे पर ममता बनर्जी। 4 दिवसीय दौरे पर टीएमसी सुप्रीमो। नीति आयोग की बैठक में होंगी शामिल। पीएम मोदी से मुलाकात हो सकती है, सूत्रों का दावा। दिल्ली दौरे पर ममता बनर्जी। 4 दिवसीय दौरे पर टीएमसी सुप्रीमो। नीति आयोग की बैठक में होंगी शामिल। पीएम मोदी से मुलाकात हो सकती है, सूत्रों का दावा। दिल्ली दौरे पर ममता बनर्जी रहेंगी, बड़ी खबर सामने आई। जी हां, 4 दिवसीय दौरे पर। बड़ी खबर लखनऊ से, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का मामला आया सामने। जांच के घेरे में पीएफआई। रायबरेली में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का मामला आया सामने। यूपी एटीएस ने मामले की जांच की तेज। प्रदेश के अन्य जिलों में भी की जा रही है जांच। मोहम्मद कलीम, बीजेपी विधायक, आपको बता दें यहां पर 20,000 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनने का खुलासा सामने आया। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता मोहम्मद कलीम जुड़ चुके।
जी, लखनऊ से फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का मामला सामने आ रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से अगर बात की जाए, एटीएस ने अब जो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में जांच शुरू की है, क्योंकि अगर इस मामले में बात की जाए, बीजेपी के जो विधायक अशोक जी हैं, उन्होंने जिस तरीके से आरोप लगाया था, उन आरोपों के आधार पर जो बात की जाए, आरोप सचिव जो पंचायत सचिव थे, उनका खाता भी फिलहाल फर्जी निकला था। इन मामलों को लेकर के जिस तरीके से एटीएस अब जांच कर रही है, जांच में पीएफआई के जो कनेक्शन निकल के आ रहे हैं, क्योंकि पीएफआई को लेकर के लगातार एटीएस जो है पहले भी जांच कर रही थी, और एटीएस ने पीएफआई के लगभग 35 सदस्यों को ही पहले भी गिरफ्तारी की जा चुकी है। लेकिन जिस तरीके से अब जो खुलासे सामने आ रहे हैं, उन खुलासों को लेकर के एटीएस एक बार फिर से जो अपनी कार्रवाई वो तेजी से शुरू कर चुकी है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा रहा है कि जिस तरीके से पंचायत जो सचिव है, उनका जो खाता फर्जी निकला है, उसका खाते को खंगाला जा रहा है। 35 प्रमाण पत्र जो फर्जी निकले हैं, उन सभी मामलों को लेकर के अब जो पीएफआई कनेक्शन है, उसके आधार पर जो पंचायत सचिव है, उनकी भी कहीं ना कहीं जो अरेस्टिंग है, वो भी एटीएस ले सकती है। लेकिन सूत्रों के द्वारा ये जरूर कहा जा रहा है कि अब जो वहां पर डेरा डालने की बात है, वो डेरा भी एटीएस डाल चुकी है, और जो बारीकियां है, वो बारीकियां भी लगातार खंगालने में जुटी हुई है। रायबरेली से जिस तरह से भारी तादाद में 20,000 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का ये मामला सामने आया, क्या कहना चाहेंगे? इसका खुलासा किस तरह से हो पाया है? देखिए, फिलहाल जिस तरीके से खुलासे की बात की जाए, जो बीजेपी विधायक की अगर बात की जाए, जो अशोक कोरी हैं, उनके द्वारा जो एक आरोप लगाया गया था, क्योंकि वहां के जो फर्जी प्रमाण पत्र के मामले में जो आरोप लगे, क्योंकि जब उनके पास प्रमाण पत्र पहुंचे थे, तो उनका जो उन्हें आभास हुआ था, तो आभास के मामले को लेकर के पुलिस को भी इस मामले की जानकारी दी थी। और जब पीएफआई कनेक्शन सामने आया था, तो पीएफआई कनेक्शन को लेकर के इसकी तफ्तीश शुरू हुई थी, और उसके बाद देखा है कि मामला एटीएस के पास ट्रांसफर हुआ था, क्योंकि आतंकी संगठन से जुड़े हुए जो मामले होते हैं, वो सीधा एटीएस इस मामले की तफ्तीश करती है, क्योंकि पीएफआई एक बड़ा मामला है, और इसको पूरी तरीके से बैन भी किया गया भारत सरकार की तरफ से। और इन्हीं सब मामलों को लेकर के एक बार फिर से जांच है, वो एटीएस के पास पहुंची, 20,000 से फर्जी प्रमाण पत्रों के मामले से उन्हीं मामलों को लेकर के जो पंचायत सचिव थे, उनका जो डाटा है, वो खंगाला गया था, वो भी पूरी तरीके से फर्जी पाया गया था। तो अब इस मामले में जो कार्रवाई है, एक बड़ी कार्रवाई भी जल्द देखने को मिल सकती है। जी, मोहम्मद कलीम जी, बहुत धन्यवाद आपका। बिजनौर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई। 3 सगे भाई नदी में डूब गए। जी हाँ, 3 सगे भाइयों के नदी में डूबने की खबर आई सामने। खेत पर काम करके वापस लौट रहे थे तीनों भाई। नदी से बरामद की गई तीनों की लाश। परिजनों में लाशें देखकर मचा हड़कंप। अफजलगढ़ थाना क्षेत्र में हुआ है ये हादसा। जी हाँ, बिजनौर से इस वक्त की बड़ी खबर। 3 सगे भाई नदी में डूबे। खेत पर काम करके वापस लौट रहे थे तीनों भाई। नदी से बरामद की गई तीनों की लाशें। अफजलगढ़ थाना क्षेत्र में हुआ ये बड़ा हादसा। जहां यहां पर तीनों सगे भाइयों के नदी में डूबने की खबर सामने आई है, जिससे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हुआ। आपको बता दें, ये तीनों भाई खेत पर काम करके वापस लौट रहे थे। नदी से बरामद की गई तीनों की लाश। ये पूरा मामला अफजलगढ़ थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। जी हाँ, बिजनौर से खबर सामने आई, जहां पर 3 सगे भाई नदी में डूब गए, जिससे उनकी मौत का मामला सामने आया। खेत पर काम करके वापस लौट रहे थे तीनों भाई। नदी से बरामद की गई है तीनों की लाश। अफजलगढ़ थाना क्षेत्र में हुआ ये हादसा। जी हाँ, बिजनौर में 3 सगे भाई नदी। शकील अहमद, खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता शकील अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी, 3 सगे भाइयों का नदी में डूब जाने से मौत का मामला सामने आया है। क्या खुलासा है इस खबर पर, क्या वजह रही? देखिए, मैं बताता हूँ आपको। 3 मजदूर थे ये, जो तीनों के तीनों पीली नदी पार करके खेत पर काम करने गए थे, और जैसे ही ये वापस आ रहे थे, तो वापसी में एक पानी, जो नदी का पीली नदी का पानी था, वो बढ़ गया, और उसके पानी में 3 लोग बह गए। कम से कम 8 घंटे की मशक्कत के बाद पीएससी के गोताखोरों ने 150 मीटर की दूरी पर तीनों को शवों को बरामद कर लिया गया है, और गाँव में कोहराम मच गया है। तीनों भाई किसान के खेत पे काम करने के लिए गए थे। तेजपाल, जयसिंह और ओम प्रकाश, तीनों की डूबने से नदी में दर्दनाक मौत हो गई है। इस मौत के बाद
लापरवाही भी अधिकारियों के सामने आई है, क्योंकि अधिकारियों से कई बार इस नदी पर पुल बनाने की मांग की गई थी। वो मांग आज तक पूरी नहीं हुई है। उसी की वजह से जो है आज 3 लोग मौत के ताल में डूब गए हैं। जी, तो अधिकारियों से अगर इस मामले में बात की गई, जिस तरह से उनकी लापरवाही सामने आई, उनके क्या कुछ बयान सामने आए? अधिकारी मीडिया के सामने बात करने के लिए तैयार नहीं है। जब से ये डूबे थे अधिकारी मौके पे तो पहुंचे, लेकिन कोई भी मीडिया के सामने बात करने के लिए तैयार नहीं हुआ कि इन 3 लोगों की डूबने से मौत हुई है। कई बार ये आपसे शिकायत कर चुके हैं कि इस पर नदी पे पुल बनना चाहिए, लेकिन उनकी मांग करते रहे लगातार और कोई मांग पूरी नहीं हुई। उसका नतीजा ये निकला कि 3 गरीब मजदूर जो है तो ये जिंदा, ये समझ लीजिए दफन हो गए, तीनों की मौत हो गई। जी, शकील अहमद जी, बहुत धन्यवाद आपका। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश संगठन महामंत्रियों की बैठक आज और कल दिल्ली में होगी। संगठन महामंत्रियों की बैठक सुबह 11 बजे से बीजेपी मुख्यालय विस्तार में होगी ये बैठक। जेपी नड्डा और बीएल संतोष बैठक में मौजूद रहेंगे। सभी प्रदेशों के संगठन महामंत्री भी बैठक में रहेंगे मौजूद। बैठक में लोकसभा चुनाव परिणामों को लेकर होगी समीक्षा। संगठन के आगामी कार्यक्रमों को लेकर भी होगी चर्चा। हरियाणा, झारखंड समेत चुनावी राज्यों पर रहेगा फोकस। हाथरस कांड के बाद एक्शन में डीजीपी प्रशांत कुमार ने जारी की एसओपी। पुलिस तैनाती, भीड़ प्रबंधन पर नई एसओपी। खतरे का आकलन कर दी जाएगी अनुमति। हाथरस कांड के बाद एक्शन में डीजीपी। दिल्ली भाजपा सांसद कंगना रनौत को नोटिस हुआ जारी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। किन्नौर निवासी व्यक्ति ने दायर की थी याचिका। व्यक्ति का नामांकन पत्र गलत तरीके से रद्द करने की याचिका। मंडी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का किया था नामांकन पत्र। जज ज्योत्सना रेवाल ने नोटिस जारी करते हुए मांगा जवाब। 21 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया। जहां दिल्ली भाजपा सांसद कंगना रनौत को नोटिस हुआ जारी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया। मेरठ में 3 दिन से लापता किशोरी का शव मिलने से मचा हड़कंप। अपहरण के बाद गैंगरेप कर हत्या की गई थी। पहचान छुपाने के लिए शव के चेहरे पर डाला तेजाब। गर्दन काट कर की गई मासूम किशोरी की निर्मम हत्या। मुकदमा दर्ज, 3 दिन से तलाश नहीं पाई थी पुलिस। दिनांक 23 जुलाई 2024 की शाम सरदना कस्बे के बाहर मेहरमती गणेशपुर के जंगल में एक युवती का शव मिला था, जिसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। 2-3 दिन पुराना लग रहा था, जिसकी पहचान आज कस्बा सरदना के रहने वाले के द्वारा अपनी बेटी के रूप में की गई है। इस संबंध में थाना सरदना पर अपहरण का मुकदमा पहले से ही दर्ज है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है और परिजनों से तहरीर प्राप्त की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों की तहरीर के आधार पर जांच करके आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। कांवड़ यात्रा मार्ग पर नेम प्लेट का मामला एक बार फिर सामने। नेम प्लेट मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका। नेम प्लेट के समर्थन में याचिका दायर।
कांवड़ यात्रा मार्ग पर नेम प्लेट का मामला। नेम प्लेट मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका हुई दायर। नेम प्लेट के समर्थन में ये याचिका दायर की गई। जी आपको बता दें, कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ी खबर ये सामने आई। दिल्ली संसद के मॉनसून सत्र का आज चौथा दिन। आज भी विपक्ष कर सकता है हंगामा। बजट में भेदभाव का विपक्ष लगा रहा है आरोप। कल संसद के बाहर किया था प्रदर्शन। अयोध्या को जल्द मिलेगी बड़ी सौगात। 110 करोड़ की योजनाओं की सौगात संभव। सीएम जल्द कर सकते हैं इसको लेकर बैठक। अयोध्या को जल्द मिलने जा रही है बड़ी सौगात। 110 करोड़ की योजनाओं की सौगात संभव। सीएम जल्द कर सकते हैं बैठक। लखनऊ एसपी चक्रेश मिश्रा की बड़ी कार्रवाई। एसओ समेत 27 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर। कमलापुर का पूरा थाना किया गया लाइन हाजिर। सीतापुर एसपी की बड़ी कार्रवाई। लखनऊ एसपी चक्रेश मिश्रा की बड़ी कार्रवाई। लखनऊ मॉनसून सत्र में अनुपूरक बजट पेश करेगी यूपी सरकार। 29 जुलाई से होगा यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र। 2024-25 का पहला अनुपूरक बजट लाएगी यूपी सरकार। बजट के माध्यम से प्रयागराज कुंभ की तैयारी को देगी धनराशि। वित्त विभाग अनुपूरक बजट लाने की तैयारी में जुटा। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की सभी ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।